हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन को डेविल सी की वो सीक्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मिल गई थी, जिसे वांग लिन ने अपने स्पेशल गोड स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पे एक्टिवेट भी कर लिया था। और देखते ही देखते वांग लिन वहां पे जाओ किंगडम में टेलीपोर्ट होने के लिए सीधा वहां पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चला गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें जाओ किंगडम के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डेविल सी की तरह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे बनी हुई थी, जो कि अचानक ही वहां पे एक्टिवेट होने लगी थी। और जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से वांग लिन निकल कर बाहर आता है, जिसका मतलब था कि वो सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो तो वो जाओ किंगडम में पहुंच चुका था। वहीं जैसे ही वांग लिन के कदम जाओ किंगडम में पड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अचानक ही वहां पे बारिश शुरू हो गई थी, जिसे फील करते हुए वांग लिन को अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। और तभी अचानक ही वांग लिन वहां पे ऊपर हवा में उठकर चारों तरफ देखते हुए जाओ किंगडम को बहुत ही गौर से देखने लगा था। और उसी के साथ वांग लिन वहां पे टंगलेन को याद करते हुए कहते हैं, टंगलेन, तुम्हारी मौत वापस जाओ किंगडम में आ चुकी है, बस थोड़ा सा और वेट। और उसके बाद मैं तुम सभी को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा हूँ। फूजियान, तुमने जैसे मेरे गाँव के किसी भी पर्सन के ऊपर रहम नहीं दिखाया था, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी टंग फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वांग लिन अपने मस्कीटो स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बैठकर अपने गाँव की तरफ निकल गया था, जहाँ वापस जाते हुए वांग लिन हर एक जगह को बहुत ही खूब से देख रहा था, क्योंकि इसी जगह पे तो उसका बचपन बीता था। और जैसे जैसे वांग लिन वहाँ पे अपने गाँव के पास आ रहा था, हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर स्माइल आती जा रही थी। वो वहाँ पे हर एक जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूरे 400 साल गुजर गए। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, मैं यहाँ पे अपने माता पिता के साथ रहा करता था। ये 400 साल तो मेरे लिए चुटकी बजाते ही गुजर गए। मुझे लगता है मोटल कल्टिवेटर्स के लिए 400 साल का समय ज्यादा नहीं होता होगा, पर मोटल्स के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए 400 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। और ये सब कहते हुए वांग लिन की नजर वहाँ पे नीचे जाती है, जहाँ जब वो मोटल हुआ करता था, तो इसी रास्ते से होकर वो अपने गाँव की तरफ जाया करता था। यही सब याद करते करते हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और इसी तरह वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो वहाँ पे अपने पुराने घर के पास भी आ गया था, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे इमोशनल हो तो वो सीधा वहाँ पे अपने घर के अंदर आ गया था, जहाँ जैसे ही वो अपने घर के अंदर इंटर होता है, तो उसे वहाँ पे अपनी पास्ट की यादें आने लगी थी, जब वो यहाँ पे अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करता था। वो तीनों अपना पेट पालने के लिए वुडन क्राफ्ट बनाया करते थे। हालांकि इसमें इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो तीनों मिलकर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन वांग लिन के माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा भी बाकी इमोर्टल कल्टिवेटर्स की तरह एक इमोर्टल बने। और वांग लिन ने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए कल्टिवेशन जर्नी को स्टार्ट किया था। हालांकि वो खुद तो अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसके माता पिता के टेम्पलेट्स लगे हुए थे। और उन्हें देखते हुए वांग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसके साथ ही उसे वहाँ पे अपने माता पिता की कही हुई आखिरी बातें याद आने लगी थी, जहाँ उसकी माँ ने मरते समय उससे बोला था कि तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अपनी रक्षा करोगे और अपना पूरा पूरा ख्याल रखोगे। और आखिर में वो दोनों ये कहते हुए मारे गए थे, बेटा तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। और ये सब याद करके हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे अपनी माता पिता की सोल टेम्पलेट्स के सामने झुकते हुए उनके लिए प्रे करने लगा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे रोते हुए अपने माता पिता से ये भी कह रहा था, माँ बाबा देखिए आपका टाइजू वापस आ चुका है। असल में वांग लिन के माता पिता उसे प्यार से टाइजू बोला करते थे। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक वांग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपने माता पिता की सोल टेम्पलेट्स के सामने कसम खाते हुए कहता है, माँ बाबा मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस फूजियन और उसकी पूरी टैंक फैमिली को खत्म कर दूंगा, जैसे उसने हमारे पूरे गांव को खत्म किया था। मैंने कभी इसका बदला उससे 1000 गुना ज्यादा नहीं लिया, तो मैं भी आपका बेटा टाइजू नहीं। और ये कहते कहते वांग लिन वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि हम देखते हैं कि उसका कोल्ड और खुद बखुद ही वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगा था, जिसकी वजह से वो पूरा रूम भी वहाँ पे धीरे धीरे फ्रीज होने लगा था। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी का आने का एहसास होता है, इसलिए उसने पलक झपकते खुद को वहाँ पे छुपा लिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस घर के अंदर एक लड़की की एंट्री होती है, जो अंदर आते ही चौंकते हुए कहते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों है। और ये कहते कहते उसकी नजर वहाँ पे वांग लिन के माता पिता की सोल टेम्पलेट्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो लड़की जिसका नाम मंगली जी था, वो हैरान होते हुए कहती है कि अभी अभी यहाँ पे कोई आया था, और ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों है। और ये कहकर जैसे वांग ली जी सोल टेम्पलेट्स के पास आती है, तो उसे अपने पीछे किसी खोने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा घबरा गई थी। और जब वो पलट कर पीछे देखती है, तो उसके पीछे वांग लिन खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग ली जी वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि कौन हो तुम, और तुम मेरी वांग फैमिली के सिस्टर हाउस में क्या कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे कोल्टून में उससे ही सवाल करते हुए पूछता है कि इन सोल टेम्पलेट्स वाले लोगों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वांग ली जी थोड़ा घबराते हुए वांग लिन को बताती है कि इनमें से जो वांग टियानटू है वो हमारे सिस्टर थे, और ये घर उनके बड़े भाई का था। वांग टियानटू का नाम सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे एक झटका लगता है, और उसे वहाँ पे अपने फोर्थ अंकल की याद आने लगी थी, जो कि असल में तो कैपिटल सिटी में रहा करते थे, लेकिन कभी कभी वो वांग लिन की फैमिली से मिलने के लिए आया करते थे। हालांकि पूरा वांग क्लैन वांग लिन की फैमिली से नफरत करता था, लेकिन सिर्फ अंकल वांग टियानटू ही थे जो कि वांग लिन की फैमिली को सपोर्ट करते थे। इसलिए वांग लिन के दिल में अंकल वांग टियानटू के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। वहीं वो लड़की अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि भले ही हमारी वांग फैमिली इसी गांव में रहा करती थी, लेकिन हमारे सिस्टर टियानटू कैपिटल सिटी में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद अचानक एक दिन हमारे सिस्टर को पता चला था कि यहाँ वांग फैमिली में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसके चलते पूरा गांव तबाह हो गया। इसलिए हम लोग फिर कैपिटल सिटी में ही रहने लगे, और तब से लेकर अब तक हम लोग कैपिटल सिटी में ही रह रहे हैं। वांग टी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे सारी बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे चारों तरफ फैले हुए कोल्ड को भी वापस ले लिया था, क्योंकि वांग लिन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि उस कोल्ड की वजह से वांग जी की हालत खराब होती जा रही है। और जैसे ही वो कोल्ड वहाँ पे खत्म होता है, तो हम देखते हैं कि वांग जी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गई थी, जबकि वहीं वांग लिन वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अभी तक भी हमारी वांग फैमिली में कोई बचा होगा।
ये हमारी वंग फैमिली के लिए वाकई किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि अभी तक भी हमारी वंग फैमिली की लाइनें चल रही है। और अभी वंग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की हालत धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, जो देखकर वंग लिन अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए जब वंग ये की बॉडी को चेक करता है तो उसे वंग ये की बॉडी के अंदर एक सूखी हुई स्पिरिचुअल रूट दिखाई देती है, जो देखकर वंग लिन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल रूट को ये क्या हो गया और इसकी बॉडी के अंदर मुझे कोई भी स्पिरिचुअल मटेरियल क्यों नहीं दिखाई दे रही। और ये देखकर वंग लिन को वहाँ पे मास्टर सीतू की बताई हुई बातें याद आने लगती हैं, जहाँ उन्होंने एक बार वंग लिन को बताया था कि इस वर्ल्ड में हर कोई स्पिरिचुअल रूट्स और मटेरियल के साथ पैदा होता है, लेकिन किसी किसी की स्पिरिचुअल रूट्स खास होती हैं जिनके अंदर वो ज्यादा मात्रा में प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। असल में स्पिरिचुअल रूट तो हर एक इंसान की बॉडी के अंदर होती है, लेकिन उस स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी ये डिसाइड करती है कि ये इंसान इमॉर्टल कल्टीवेटर बन सकता है या नहीं। किसी किसी में ये पैदा होने के साथ ही खूबी होती है, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोग भी अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सके। और आपको याद ही होगा कि वंग लिन ने अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कितनी सारी मुसीबतों को झेला था। वहीं मास्टर सीतू की सारी बातें सुनकर वंग लिन ने भी वहाँ पे मास्टर सीतू से सवाल करते हुए पूछा था कि अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट ना हो तो फिर उसका क्या होगा, जिसमें मास्टर सीतू ने उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताया था कि ऐसी किसी पर्सन की बॉडी उसके लिए मुसीबत ही बनकर रह जाएगी, क्योंकि स्पिरिचुअल रूट के खत्म होने या सूख जाने के बाद उसे अपनी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए एक अजीब सा दर्द होता रहेगा। मास्टर सीतू की ये सारी बातें याद करके हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि मुझे ये मैटर इतना ज्यादा सिंपल दिखाई नहीं दे रहा। और ये सोचकर वंग लिन वहाँ पे वंग ये से सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी तबीयत अचानक इस तरह से खराब होना कब शुरू हुई थी, जिसपे वंग ये जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे ये सही से याद नहीं है और सिर्फ मेरी ऐसी हालत नहीं है बल्कि हमारी पूरी फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमने काफी सारे डॉक्टर से मदद मांगी लेकिन कोई भी डॉक्टर हमारे लिए इलाज नहीं ढूंढ पाया। वंग ये की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि आखिर मेरी वंग फैमिली के साथ ऐसा किसने किया होगा, क्या अभी भी यहाँ पे हमारी वंग फैमिली का कोई दुश्मन मौजूद है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि वंग लिन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वंग लिन ने वहाँ पे इस बात को इग्नोर कर दिया था। और उसी के साथ वंग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन लाइफ पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वंग ये को हील करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मल्टीपल एनर्जीज ने वंग ये की बॉडी को वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर ले लिया था। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही पलों में वंग ये वहाँ पे पूरी तरह से हील हो चुकी थी, जो देखकर वंग ये वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ आज पहली बार मैं खुद को इतना ज्यादा हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी को कोई नया जन्म हुआ हो। और ये कहकर वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वंग लिन को ग्रीट करके उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे वंग लिन भी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग ये को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी वंग फैमिली में भी मोटल कल्टीवेटर्स मौजूद थे। मुझे तो लगा था कि हमारी वंग फैमिली एक मोटल फैमिली है। वंग ये की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये हमारे फोर्थ अंकल की वजह से ही हुआ था, जिन्हें तुम अपने एंसेस्टर वंग टियान के नाम से जानती हो। उन्होंने ही मेरी मोटल अकेडमी में जाने के लिए मदद की थी, तो अब मेरी बारी है उनके एहसान का बदला चुकाने की। और ये कहते हुए वंग लिन वहाँ पे अपने घर से बाहर आ गया था, जहाँ बाहर आते ही उसने वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपने मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और जब बेचारी वंग ये वहाँ पे अपने सामने इतने बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट को देखती है तो उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन वंग लिन उससे कहता है कि चलो हमारे जाने का वक्त आ गया है, जिसपे वंग जी वंग लिन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसपे वंग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि कैपिटल सिटी में। उसके बाद सीन चेंज होता है, वंग लिन और वंग यी को देखते हैं जो कि उसी मस्कीटो स्पिरिचुअल बीस्ट होते हुए बहुत ही तेजी से कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे थे। और जब वो लोग कैपिटल सिटी के करीब पहुंचते हैं तो वंग लिन को वहाँ पे कैपिटल सिटी के बाहर कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं जो कि सिर्फ एक खास टोकन के जरिए लोगों को अंदर जाने दे रहे थे। और क्योंकि वंग यी के पास भी उस सिटी का वो टोकन था तो इसलिए हम देखते हैं कि उन दोनों को भी वहाँ पे अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब वो दोनों कैपिटल सिटी के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और वो सभी वहाँ पे एक एक करके बाहर जा रहे थे, जहाँ पे एक मिडिल एज आदमी जिसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, वो वहाँ पे गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो गार्ड वहाँ पे उस आदमी को पीछे गिराते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और वंग लिन जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वंग यी से सवाल करते हुए पूछता है कि सिटी में अंदर आने और जाने का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा चेंज क्यों है, जहाँ एक तरफ सिटी के अंदर आना तो बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन बाहर जाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। वंग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग यी भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है क्योंकि यहाँ के एम्परर डरे हुए हैं कि अगर एक बार कोई इस सिटी से बाहर चला गया तो वो दोबारा इस सिटी के अंदर वापस नहीं आएगा, इसलिए वो कभी भी पूरी फैमिली को एक साथ बाहर नहीं जाने देते। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए उस सिटी की मार्केट के अंदर आ गए थे, जहाँ पे सभी लोगों की हालत वंग यी की तरह काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर वंग लिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये जाओ किंगडम की कैपिटल सिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सिटी की ऐसी हालत कैसे हो गई। और ये कहकर जब वंग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की बॉडीज को चेक करता है तो वंग लिन देखता है कि उन सभी की स्पिरिचुअल रूट्स वहाँ पे पूरी तरह से सूख चुकी थी और स्पिरिचुअल रूट के सूख जाने की वजह से ही उन सभी की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब थी। और ये बात वंग लिन के लिए वहाँ पे एक और झटके से कम नहीं थी क्योंकि सिटी में किसी के पास भी उसकी स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। वहीं हम देखते हैं कि उस सिटी के अंदर एक नकाबपोश आदमी दूर से ही वंग लिन के ऊपर नजर रखे हुए था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वंग लिन को लेकर अपने फैमिली मेंशन के अंदर आ गई थी और जैसे ही वहाँ के गार्ड उस मेंशन का गेट खोलता है तो उसकी नजर वंग यी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन उसी समय वो वहाँ पे जोर जोर से रोते हुए वंग यी को बताने लगा था कि ओल्ड मास्टर मर गए हैं। उस पर्सन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वंग यी को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के रूम के अंदर आ गई थी। जब रूम के अंदर आकर वो वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की हालत देखती है तो वो वाकई वहाँ पे हिलजुल नहीं रहे थे और ये देखकर बेचारी वंग यी वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के लिए जोर जोर से रोने लगी थी। वंग यी
जी के ग्रैंडफादर का नाम वांग जीफू था, जो कि वांग फैमिली के हेड भी थे। जबकि वहीं वांग यी रोते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहने लगी थी, देखिए ग्रैंडपा, आपकी वांग यी वापस आ चुकी है, प्लीज अब तो आंखें खोलिए। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जीफू तो वहाँ पे बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहे थे, जो देखकर वांग यी के साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी वांग फैमिली के लोग रोने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि मास्टर जीफू की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि इनकी स्पिरिचुअल रूट भी सूख चुकी थी और इतने समय तक एनर्जी का कोई भी सोर्स ना होने की वजह से कमजोरी के चलते इनकी मौत हो गई। वहीं वांग यी जो कि वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के लिए रो रही थी, अचानक उसे वहाँ पे कुछ याद आता है और ये याद आते ही वो जल्दी से वांग लिन के कदमों में आकर रोते हुए वहाँ पे उससे कहने लगी थी, इमोर्टल प्लीज हमारे ग्रैंडफादर की जान बचा लीजिए। आपने बोला था ना कि आप हमारे एंसेस्टर हैं, तो एंसेस्टर का काम तो अपने फैमिली डिसेंडेंट्स की रक्षा करना ही होता है। प्लीज मेरे ग्रैंडफादर को बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वहीं वांग यी को वहाँ पे इस तरह से वांग लिन के सामने रोते हुए देखकर वांग फैमिली के बाकी सभी लोगों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये पर्सन है कौन और वांग यी इसे अपना एंसेस्टर क्यों कह रही है। वहीं वांग यी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी सीधा वहाँ पे मास्टर जीफू के पास आ गया था, जहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी डिवाइन लाइफ पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जीफू को भी ठीक करने लगा था। और मास्टर जीफू को भी वहाँ पे वांग यी की तरह ही मल्टीपल स्पिरिचुअल एनर्जीज ने घेर लिया था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर जीफू को ठीक करने लगी थी। जो देखकर वांग फैमिली के लोगों को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा हुआ ये पर्सन वाकई एक इमोर्टल कल्टीवेटर है। और ये जानकर के वांग लिन एक इमोर्टल कल्टीवेटर है, वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उन सभी को वहाँ पे उम्मीद होने लगी थी कि ये इमोर्टल कल्टीवेटर उनके फैमिली हेड को बचा ही लेगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में मास्टर जीफू पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और ठीक होते ही मास्टर जीफू धीरे धीरे वहाँ पे अपनी आंखें भी खोलने लगे थे। जो देखकर तो वांग फैमिली के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन वांग यी तो दौड़ते हुए दोबारा वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के पास आ गई थी, जबकि मास्टर जीफू की नजर वहाँ पे सीधी अपने सामने खड़े हुए वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे अपनी पोती से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ये कौन है। मास्टर जीफू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग यी ने वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को वांग लिन के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर मास्टर जीफू भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी वांग फैमिली के इमोर्टल एंसेस्टर्स अभी तक भी जिंदा होंगे। मुझे तो लगा था कि उस भयानक हादसे में हमारी वांग फैमिली के सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स मारे गए थे। मुझे लगता है फाइनली गॉड को हमारे ऊपर तरस आ ही गया, जो उन्होंने हमारे इमोर्टल एंसेस्टर को दोबारा हमारे पास वापस भेज दिया। मास्टर जीफू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस कैपिटल सिटी की ऐसी हालत कैसे हो गई। जिसपे मास्टर जीफू भी वहाँ पे वांग लिन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था उसके मुताबिक आज से कुछ 100 साल पहले इमोर्टल रियलम में कुछ चेंजेस आए थे और उसके बाद से हमारे सिटी के लोगों की ऐसी हालत होना शुरू हो गई। इसके अलावा मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं पता। मास्टर जीफू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन वो मास्टर जीफू से कहता है कि कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ मैं खुद ही पता लगा लूंगा। लेकिन आपके एंसेस्टर जो कि मेरे फोर्थ अंकल थे, उनके मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान है, जिनका अब चुकाने का समय आ चुका है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे वांग फैमिली के मेंशन के बाहर आ गया था और बाहर आते ही वो वहाँ पे अपने स्पेशल गॉड स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए एक लाइफ पावर वाली फॉर्मेशन बनाने लगा था, जिसे बनाने के लिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे एक एक करके अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी उन सभी गॉड स्टोन्स के अंदर डालना शुरू कर दी थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनने लगी थी, जिससे लाइफ एनर्जी गिरते हुए सीधा वहाँ पे वांग फैमिली के अंदर आने लगी थी। और वो लाइफ एनर्जी जिस जिस जगह के ऊपर गिर रही थी, हम देखते हैं कि वो सारी चीजें दोबारा वहाँ पे रिवाइव होती जा रही थी। इसी बीच देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद सारे पेड़ जो कि पूरी तरह से सूख चुके थे, वो भी दोबारा वहाँ पे एक एक करके ठीक होने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि उस लाइफ एनर्जी का असर वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधों के ऊपर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वांग फैमिली के लोगों के ऊपर भी उस एनर्जी का काफी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा था। वो सभी भी अब वहाँ पे मिस वांग जी की तरह काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वांग फैमिली की एक ओल्ड लेडी जो कि अपने स्पिरिचुअल रूट के सूख जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा ओल्ड दिखाई देती थी, वो वहाँ पे वांग लिन की लाइफ एनर्जी के चलते धीरे धीरे वहाँ पे दोबारा जवान होने लगी थी। और इसी तरह देखते देखते वांग फैमिली के सभी लोग वहाँ पे दोबारा जवान होने लगे थे, जो देखकर उन सभी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। खैर ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे सभी लोगों के पास आते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन का नाम स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है, जिसके अंदर लाइफ एनर्जी मौजूद है। और ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन हमेशा इसी तरह से वांग फैमिली के ऊपर रहेगी, जहाँ जब तक ये फॉर्मेशन एक्टिवेट है तब तक वांग फैमिली के सभी लोग सुरक्षित और जवान रहेंगे। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग फैमिली के सभी लोग वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करने लगे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो नकाबपोश आदमी भी वांग लिन का पीछा करते हुए वहाँ तक भी पहुंच चुका था, लेकिन अब की बार वहाँ पे वांग लिन को भी एहसास हो गया था कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए उसने अचानक वहाँ पे नकाबपोश वाले आदमी के ऊपर अटैक कर दिया था। जो कि जैसे वहाँ पे उस नकाबपोश वाले आदमी को लगता है तो वो बेचारा उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था, जहाँ वो अपनी जगह पे उठ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वांग लिन टेलीपोर्ट होता हुआ उसके सामने पहुंच चुका था। और जैसे वांग लिन वहाँ पे अपने एजेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन जल्दी से वांग लिन को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं ज़ेंग कुआन हूँ। ज़ेंग कुआन तो आपको याद ही होगा, ये वही लड़का था जिसने अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए वांग लिन के साथ ही हेंगजू सेट को ज्वाइन किया था। और ये बात पता चलते ही वांग लिन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। खैर उसके बाद वांग लिन वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अब हेंगजू सेट कैसा है। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेंग कुआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले काफी लंबे अरसे से वहाँ पे नहीं गया। जिस पे वांग लिन उसे वहाँ पे दूसरा सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन आप यहाँ पे इस कैपिटल सिटी में क्या कर रहे हैं। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग कुआन वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था और वो वहाँ पे वांग लिन को कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे खुद ही उसके कल्टीवेशन लेवल को चेक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को क्या हो गया, तुम्हारी मरीडियंस तो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग कुआन वहाँ पे शुरू से सब कुछ वांग लिन को बताते हुए कहता है कि इमॉर्टल जर्नी स्टार्ट होने के बाद मैं अपने एंसेस्टर्स के साथ माउंटेन्स में आ गया था और वहाँ पे मैंने काफी सालों तक बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की, जिसके चलते फाइनली मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर गया था, जो कि वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। खैर कोर फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बाहर जाकर कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल करना चाहिए, ताकि मैं एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं कि मैं दोबारा से अपने हैंग सेट को रिवाइव कर सकूं। लेकिन ये सपना लेकर अभी मैं वहां से जा ही रहा था कि तभी मेरे सामने हेमली टियांडाओ गेट क्लैन के लोगों के साथ हो गया, जो कि मुझे पकड़ते हुए अपने मेंशन में ले आए, जहाँ पे वो सभी लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए मेरी बॉडी की मदद से पिल्स को रिफाइन किया करते थे। और इस तरह देखते देखते मेरी सारी कल्टीवेशन खत्म होती चली गई। मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे ही बेकार हो गई और मैं दोबारा की कंडेंसिंग स्टेज के ऊपर आ गया। और जब मैं की कंडेंसिंग स्टेज पे आया तो उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे अपने टियांडाओ गेट क्लैन का डिसेबल बना लिया। और ये कहकर वो वहाँ पे वांगलिन को उदास होते हुए बताता है कि बस यही मेरी कहानी थी। ज़ेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन ने अचानक अपने पास एक स्पिरिट बोतल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे ज़ेंग की तरफ बढ़ा दिया था। और उस स्पिरिट बोतल के बारे में वांगलिन उसे वहाँ पे बताते हुए कहता है कि इस स्पिरिट बोतल के अंदर 7 पिल्स हैं, जो कि तुम्हें हर महीने बाद एक लेनी है और अगले 1 महीने तक उस पिल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए रिफाइन करना है। और इसी तरह जब तुम इन 7 पिल्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लोगे तो तुम्हारी आधी से भी ज्यादा कल्टीवेशन वापस लौट आएगी। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद वांगलिन उसे वहाँ पे अपना ख्याल रखने का बोलकर उसे अलविदा लेते हुए वहाँ से जाने लगा था। और जाते जाते वांगलिन वहाँ पे उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहकर वांगलिन अभी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी ब्रदर ज़ेंग उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुमने देखा होगा कि कैपिटल सिटी के नस्पिचू रूट वाला मैटर चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को इस मैटर से दूर ही रखो। ज़ेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे उसे कहता है क्यों, क्या ये मैटर भी टियांडाओ गेट क्लैन से रिलेटेड है। जिस पे ज़ेंग वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि तुम इस सब के बारे में मुझसे मत ही पूछो, क्योंकि इस मैटर के बारे में तुम जितना कम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने एक और साथी को खो दूं। टियांडाओ गेट क्लैन के सभी लोग मॉर्टल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें उनका साथ कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट दे रहा है। इसलिए अगर तुमने इस मैटर के बीच में आने की कोशिश की तो वो लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर अभी ज़ेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगी थी, जिसे महसूस करके ज़ेंग वहाँ पे डरते हुए कहता है कि वो लोग आ गए। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से वांगलिन के पीछे आके छुप गया था। वहीं हम देखते हैं कि जैसे जैसे टियांडाओ गेट क्लैन के लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वहाँ पे काले बादल भी छाने लगे थे। और तभी टियांडाओ गेट क्लैन के कैडर आगे आते हुए वहाँ पे वांगलिन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नाक के नीचे यहाँ पे एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाने की। उस सेलर का नाम एल्डर लू शी मिंग था, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसने ये करने की हिम्मत की, जल्दी से उसे मेरे सामने ले आओ, वरना इसकी सजा पूरी कैपिटल सिटी को मिलेगी। और ये कहकर एल्डर लू अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल सिटी के सभी लोगों के ऊपर अपनी पावर का प्रेशर डालने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैपिटल सिटी के सभी लोगों की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। और इस सब का ज्यादा असर वहाँ पे वांग फैमिली के लोगों के ऊपर हो रहा था, क्योंकि एल्डर लू को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये काम जरूर किसी वांग फैमिली के दोस्त या रिश्तेदार ने किया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगलिन की भी एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एल्डर लू की पावर्स को सप्रेस कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी पावर्स का प्रेशर भी वांग फैमिली के लोगों के ऊपर से खत्म हो गया था। और वो सभी लोग वहाँ पे वांगलिन का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से वापस अपने अपने घरों में जाने लगे थे। जबकि एल्डर लू वहाँ पे वांगलिन को देखते हुए कोल्ड टून में उसे कहता है, ओ तो ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन तुमने यहाँ पे बनाई है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे टियांडाओ गेट क्लैन की टेरिटरी है और यहाँ पे कुछ भी हमारे क्लैन की इजाजत के बगैर करना जुर्म है, जिसकी सजा अब तुम्हारी मौत होगी। और ये कहकर एल्डर लू वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगा था, जो देखकर ज़ेंग डरते हुए वहाँ पे आगे आकर एल्डर लू से कहता है, एल्डर लू प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसे यहाँ पे कैपिटल सिटी के रूल्स के बारे में नहीं पता, ये पर्सन मेरा दोस्त है, ये बस अपनी वांग फैमिली के लोगों को बचाना चाहता था, बाकी इसका कोई भी गलत टेंशन नहीं था। पर अभी बेचारा ज़ेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर लू ने अचानक ही वहाँ पे ज़ेंग को अपने पावर्स के अंदर जकड़ लिया था। और उसी के साथ एल्डर लू वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए ज़ेंग से कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर दूंगा, हरगिज नहीं। और ये कहकर एल्डर लू ने वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेंग को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर एल्डर लू के लोग अभी वहाँ पे खुश हो ही रहे थे। कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन ने वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करते हुए एल्डर लू के ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसका पूरा एक हाथ ही काट दिया था, जो देखकर एल्डर लू के लोगों को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी ने वहाँ पे अपने अपने अटैक को तैयार करते हुए वांगलिन को वहाँ पे पॉइंट के ऊपर ले लिया था, जो देखकर एल्डर लू वहाँ पे वांगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेमली टियांडाओ गेट क्लैन के साथ पंगा लेने की, तुम जानते भी हो कि हमारे टियांडाओ गेट क्लैन को टैंग फैमिली का सपोर्ट है, अगर टैंग फैमिली को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं टैंग फैमिली का नाम सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो खुद से ही कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कैसे घटिया काम के पीछे टैंग फैमिली का ही हाथ हो सकता है। जबकि एल्डर लू वहाँ पे वांगलिन को और ज्यादा डराते हुए कहता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि ये मोटल वर्ल्ड भी टैंग फैमिली की ही टेरिटरी है। और ये कहकर एल्डर लू ने वहाँ पे अपने लोगों को वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था, जहाँ देखते ही देखते उन सभी ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांगलिन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो सभी वहाँ पे अपने लाइफ सोल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वांगलिन के चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन बनाने लगे थे, ताकि वो लोग वांगलिन को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप करके ही खत्म कर दे। जबकि ज़ेंग वहाँ पे ये सब देखकर डरते हुए कहता है कि ये तो 6 सोल डेथ फॉर्मेशन है। इस 6 सोल डेथ फॉर्मेशन के बारे में कहा जाता है कि इसे इस्तेमाल करने वाले 6 के 6 लोग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन आज तक जिसके ऊपर भी इस डेथ फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है वो इस खतरनाक फॉर्मेशन से बच नहीं पाया। और ये कहते कहते ब्रदर ज़ेंग वहाँ पे वांगलिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन 6 के 6 वॉरियर्स ने अपनी अपनी किलिंग सोल्स को वहाँ पे वांगलिन के सोल्स रियलम के अंदर भेज दिया था, जहाँ पे वो सभी सोल्स वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगी थी, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे कोल्ड टून में लिंगजू को बाहर आने के लिए कहता है। वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू भी खुश होते हुए जल्दी से वहाँ पे बाहर आ गया था, क्योंकि उसके सामने 6 जो शिकार थे
और ऊपर से उन किलिंग सोल्स को देखकर तो लिंगजू वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गया था। वो खुश होते हुए वहाँ पे कहने लगा था कि इन सभी को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। और ये कहकर लिंगजू ने वहाँ पे उन सभी किलिंग सोल्स की खोपड़ियों को फोड़ते हुए वहाँ पे उन्हें खाना शुरू कर दिया था। जिन्हें खाते हुए लिंगजू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज तो लिंगजू की पार्टी हो गई थी। वहीं जैसे जैसे लिंगजू वहाँ पे उन सभी सोल्स को खा रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो सभी वॉरियर्स भी वहाँ पे एक एक करके बनने लगे थे। और सिर्फ कुछ ही देर में वहाँ पे उन 6 के 6 वॉरियर्स का खेल खत्म हो चुका था, जो देखकर एल्डर लू को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक उनकी इस डेथ फॉर्मेशन से कोई भी नहीं बच पाया था। लेकिन वांग लिन ना सिर्फ इस डेथ फॉर्मेशन से बच गया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे उसके 6 वॉरियर्स को भी खत्म कर दिया था। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और इसी बीच उसकी नजर दोबारा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे डरते हुए कहता है कि कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो। जिसपे वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि अभी तुम जिस टैंक फैमिली की बात कर रहे थे, मैं उनकी मौत हूँ और मैं यहाँ पे उन्हीं को ही खत्म करने के लिए आया हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे पलक झपकते ही वहाँ पे एल्डर लू के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ वो एल्डर लू के सर को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे अपनी उंगलियों में दबाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारे एल्डर लू को वहाँ पे अपने सर में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। जो देखकर वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो तड़पा तड़पा के चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर लू वहाँ पे अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं टियानडाओ गेट क्लैन का एल्डर हूँ, जिसे इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल टैंक फैमिली का सपोर्ट है। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे बिल्कुल एक डेथ कोड की तरह, एक तरबूज की तरह एल्डर लू की खोपड़ी वहाँ पे फोड़ दी थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर लू का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था। और ऐसी भयानक मौत देखकर तो बेचारा ज़ेंग कुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था। इवन हम देखते हैं कि वांग फैमिली के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वांग लिन इतना ज्यादा क्रूअल होगा। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए टैंक सिटी की तरफ बढ़ चुका था, जो देखकर ज़ेंग कुआन भी जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के पीछे जाते हुए उसे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम अकेले टियानडाओ गेट क्लैन की तरफ जा रहे हो। जिस पे वांग लिन उसे कहता है कि अब टियानडाओ गेट क्लैन का समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ टियानडाओ गेट क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, बल्कि उसी के साथ साथ इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी परेशानी को भी जल्द से खत्म कर देने वाला हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।